जय हिंद साथियों, नमस्कार। चलिए आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक नरेशन। जी हाँ, टॉपिक आज का हमारा है नरेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कथन। आज हम जानेंगे कि नरेशन किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि चाहे वो क्लास 10th हो या 12th हो, उसमें पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप अगर इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे तो मेरा ये विश्वास है कि आज के बाद आपको नरेशन बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी। आपको हम इस प्रकार का रूल देंगे, इस तरह से समझाएंगे और प्रयास करेंगे कि आपको कभी आगे नरेशन में दिक्कत ना हो। सो प्लीज़ ध्यान से आप लोग इसे देखेंगे, और अगर आप लोग के पास अगर पेन पेपर है तो इसे नोट भी करते चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी इस टॉपिक से वंचित ना रह जाए। तो चलिए साथियों, इसे स्टार्ट करते हैं। और मैं आज ये भी बताने वाला हूँ कि इन सब का आपको नोट्स कहाँ मिलेगा। तो आप प्लीज़ हमारे जुड़िए टेलीग्राम चैनल से, सिक्के सर बाय PDF ग्रुप। वहाँ आपको इन सब का जो है PDF मिल जाएगा। आप टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, सिक्के सर बाय PDF ग्रुप। मैं इस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप लोग वहाँ देख लेंगे, वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए फाइनली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अच्छे से नरेशन। तो देखिए, हमारा टॉपिक आज का है नरेशन। जी हाँ साथियों, टॉपिक हमारा है नरेशन यानी कथन। नरेशन को हम बोलते हैं कथन। एक बार मैं देख ले रहा हूँ वीडियो ऑडियो क्लियर है या नहीं। चलिए आगे हम फाइनली बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नरेशन का डिफिनेशन अर्थात परिभाषा। कथन के ढंग को नरेशन कर कथन के ढंग को नरेशन करते हैं। जिस तरह से कोई कथन बोला जाता है, उसी के बोलने के ढंग को नरेशन करते हैं। तो जानते हैं काइंड्स ऑफ नरेशन। काइंड्स अर्थात यानी पूछ रहा है कि इसके कितने भेद या प्रकार होते हैं, नरेशन के कितने भेद या प्रकार होते हैं। आप लोग साथियों ध्यान रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में नरेशन की जगह पे आपको यहाँ डायरेक्ट स्पेस या इनडायरेक्ट स्पेस करके भी रह सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम लोग डायरेक्ट स्पेस या इनडायरेक्ट स्पेस तो पढ़े ही नहीं है। डायरेक्ट स्पेस और इनडायरेक्ट स्पेस उसी को कहते हैं, नरेशन को ही, जो हम आगे जानने वाले हैं। तो काइंड्स ऑफ नरेशन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। आप लोग घबराएंगे नहीं, मैं बिल्कुल हिंदी में आप लोग को सारा कुछ समझाऊंगा, बाकी इंग्लिश में भी समझाऊंगा, ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो। क्योंकि बिहार बोर्ड में बहुत सारे छात्र और छात्राओं को इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो मैं बिल्कुल हिंदी करके सारा कुछ समझाऊंगा, आप लोग ध्यान से समझेंगे। काइंड्स ऑफ नरेशन यानी पूछ रहा है कि नरेशन के भेद या प्रकार कितने होते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन यानी इसके दो प्रकार या भेद होते हैं। एक हो जाता है डायरेक्ट नरेशन, इसी डायरेक्ट नरेशन को आप डायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन को आप इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं, जिसका हिंदी हो जाता है प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष, जो डायरेक्ट बोला जाए। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब क्या हो जाता है, सामने। अप्रत्यक्ष मतलब उसके विपरीत यानी पीछे। चलिए आगे हम जानते हैं डायरेक्ट नरेशन का डिफिनेशन अर्थात हम परिभाषा जान लेते हैं कि डायरेक्ट नरेशन कहते किसे। सबसे पहले हम नरेशन का परिभाषा जान लिए हैं। अब हम जानते हैं
डायरेक्ट नरेशन का परिभाषा, ये डायरेक्ट नरेशन का परिभाषा मैं ऐसे करके लिख दिया हूँ, और ये 2 नंबर का इनडायरेक्ट नरेशन का परिभाषा है। आप लोग अच्छे से इसे नोट्स कर लेंगे, अपने कॉपी पर लिख के खूबसूरत सा नोट्स बना लेंगे, जिससे आप लोग को एग्जाम टाइम पे पढ़ने में काफी आसानी होगी। चलिए, तो कह रहा है जब किसी वक्ता, वक्ता मतलब क्या होता है, जो बोलता, और श्रोता मतलब जो सुनता है। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। तो वक्ता यानी जब किसी वक्ता के कथन को, कथन मतलब जो वो कुछ शब्द कह रहा है, कर रहा है, कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे ही सेज टू मी आई हेल्प यू, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, ध्यान रखिएगा आप लोग कि जिस प्रकार मछली बिना जल का उसके प्राण का कोई वजूद नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार इन्वर्टेड कॉमा के बिना नरेशन का कोई वजूद नहीं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि नरेशन जब भी बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा इसका ध्यान रखेंगे, और इसके पहचानने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पहचानने का बहुत आसान नियम है ये, कि जिसमें ये कॉमा लगा हुआ होगा वो डायरेक्ट होगा, और जिसमें कॉमा नहीं लगा हुआ होगा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा, वो इनडायरेक्ट स्पेस होगा। चलिए, अब हम जानते हैं इनडायरेक्ट स्पेस का परिभाषा। जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है। कोई व्यक्ति है, वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, और आप उसको उसके शब्द में जवाब न देकर अपने शब्दों में जवाब दिए। जैसे आपसे कोई पूछा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आप उसका आंसर डायरेक्ट पटना दे सकते हैं, या आपको मन हुआ तो उसको पूरा डिटेल में कह सकते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो उनके शब्दों में ना कहकर अपने शब्दों में उसे बताया जा रहा है, तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष नरेशन कहते हैं। चलिए, आगे कुछ की पॉइंट्स हैं जो समझना बेहद आवश्यक है, और इसे आप लोग ध्यान से समझिए। कह रहा है जो शब्द, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, कुछ भी ले लीजिए, जो शब्द इन्वर्टेड कॉमा ये है, यहाँ पे भी मैं लिख दिया हूँ और यहाँ भी लिख दिया हूँ, जो शब्द इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, देखिए जैसे अभी यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। He said to me, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, I am ready ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। आगे समझिए, बाहर रहता है उसे रिपोर्टिंग, क्या कहते हैं, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो शब्द इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, यानी यहाँ तक है, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो शब्द इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच आप कह सकते हैं या स्पीच कह सकते हैं। अगला, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जैसे देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये शब्द है, सब्जेक्ट है, और इसके साथ बहुत सारा वर्ड प्रयोग किया जा रहा है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी इसके भी अंदर वाला बात किया जा रहा है, इसके अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात किया जा रहा है। जो प्रयुक्त वर्ब रहता है, जैसे यहाँ मान लीजिए इसके जगह पर हम दे देंगे आई हेल्प, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई हेल्प यू, तो ये क्या हुआ? वर्ब हुआ। जो इसके अंदर प्रयुक्त होता है उसे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आगे यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अब यहाँ से हम आप लोग को कुछ रूल समझाएंगे कि किस तरह से नरेशन को बनाना। ये सब तो आप इसका
परिभाषा समझ लिए, दिस दैट ये वो, कि कहाँ है, क्या है, कैसे है। अब हम इसके आगे जानेंगे कि इसे हम बनाते कैसे। ये इतना इसके पूरे खानदान का परिचय रहा जो आप लोग जान लिए। अब यहाँ से आप लोग को इसे बनाने का नियम समझना है। तो एक बार मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी अच्छा से ले सकते हैं। चलिए तो ले लीजिए। शायद आप लोग ले लिए होंगे। चलिए साथियों, तो आगे समझते हैं। अब हम कुछ रूल समझते हैं कि इसे हम किस तरह से बनाते हैं। एक बार मैं देख ले रहा हूँ वीडियो क्लियर है या नहीं। क्लियर है। चलिए हम रूल समझते हैं। देखिए हम रूल दो टाइप से पढ़ेंगे। यहाँ हम रूल दो टाइप से पढ़ेंगे। एक जो अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं जनरल रूल, इसके बाद एक हम पढ़ेंगे स्पेशल रूल। जनरल रूल अर्थात ये नियम आपको समझना जरूरी है कि किस तरह से ये हम इसे कर सकते हैं। इसके बाद आपको हम जो रूल देंगे उस रूल की सहायता से आप बहुत आसानी से नरेशन को बना सकते हैं। चलिए तो हम लिखे हैं चेंज ऑफ पर्सन, यानी उसका जो पर्सन रहेगा उसे चेंज करना है। चेंज ऑफ टेंस, टेंस भी चेंज होगा। चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहले जान लीजिए कि टेंस का कितना भेद होता है। सबसे पहले टेंस जो होता है, टेंस, टेंस को तीन टाइप में कैटेगराइज किया गया है। हम भी जानते हैं, आप सब भी जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। शॉर्ट में लिखते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीन टेंस में इसे कैटेगराइज किया गया, अर्थात वर्तमान काल। मैं टेंस का क्लास आप लोग के लिए अलग से लेके आऊंगा। इसका हो जाता है भूतकाल और ये हो जाता है भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसके चार पुत्र, इसके चार पुत्र, इसके भी चार पुत्र और इसके भी चार पुत्र। तो प्यारे साथियों, चार यानी 1 2 3 4, ये भी चार, ये भी चार, 4 4 8 और 4 12। टोटल टेंस की संख्या 12। टोटल टेंस की संख्या 12। जो 12 टेंस है वही 12 नरेशन बनता है। जो 12 टेंस बनता है उसी प्रकार 12 नरेशन बनता है। और 12 का फॉर्म करके हम इसे 84 में बदलते हैं। 84 फॉर्म बनाते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे फॉर्म्स बनाते हैं। अगर आप ये 12 फॉर्म सीख लेते हैं और 12 के बाद ये 84 फॉर्म सीख लेते हैं तो आपका नरेशन में किसी के अंदर इतना क्षमता नहीं रहेगा कि वो आपके बाह मोड़ सके। इसलिए आपको ये 12 फॉर्म समझना जरूरी है और 84 फॉर्म भी समझना जरूरी है। आप ये मिनटों में सीख जाएंगे और उसी प्रकार ये भी अगर आप ये सीख गए तो ये आपका क्लियर हो। तो चलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। और टेंस क्या हो जाता है, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। उसके बाद फिर हो जाएगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इस तरह से इतना हमारा नरेशन भी होता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
टेंस के लिए मैं अलग से क्लासेस लेके आऊँगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोग को टेंस पढ़ाऊँगा और मैं आप लोग के साथ लाइव में भी बहुत जल्द जुड़ूंगा। सो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके उसका ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम लाइव आए तो आप तक ये सूचना चली जाए। चलिए इसे हम मिटा के आगे रूल पे बात करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो ज़्यादा। क्या कीजिएगा, कुछ सीखने के लिए कुछ समय तो आपको देना पड़ेगा। आज तक आप लोग सुने होंगे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं कहता हूँ ये गलत है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। इसलिए अगर आप लोग कुछ पाना चाहते हैं तो जी जान से मेहनत कीजिए, लगन दीजिए इस पे, तब आप कुछ हासिल कर सकते हैं। मेहनत कीजिए, खून पसीना एक कर दीजिए। जिस तरह से सोने को तपाकर गलाकर उसे शुद्ध सोना बनाया जाता है, उसी तरह आप भी तपिए, गलिए, मेहनत कीजिए, तब आप जाके एक मुकाम तक पहुंचेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब आप लोग को समझना है इसका रूल। आप लोग को याद रखना है 1 2 3। कहेंगे क्या मजाक कर रहे हैं सर, 1 2 3। 1 2 3 कोई याद रखने की चीज है? ये तो हमें बचपन से याद है। याद है तो बहुत अच्छी बात है। 1 2 3 सन, 1 2 3 सन, SON। क्या याद रखना है आप लोग को? 1 2 3 सन। अब आप लोग कहेंगे क्या सर बड़बड़ा रहे हैं 1 2 3 सन, मतलब 1 2 3 भाग जाओ बेटा, यही ना? 1 2 3 भाग जाओ बेटा। नहीं, यहाँ कुछ और हम देने वाले हैं। 1 का मतलब हुआ आपको फर्स्ट। क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। आप लोग समझ जाएंगे। FP लिख दिया हूं मैं, फर्स्ट पर्सन। अगर नहीं तो आप मैं लिख दे रहा हूं फर्स्ट पर्सन, मतलब होता है प्रथम पुरुष। आगे होता है फिर ये 1 का मतलब हुआ। अब 2 का मतलब होता है SP यानी सर, SEC यानी सेकेंड पर्सन, SECOND सेकेंड पर्सन। इसका हो जाता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। 3 नंबर में हो जाता है TP यानी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ये होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। देखिए 1 का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन। अभी ये आप लोग मत समझिए, पहले ये समझिए। 1 मतलब हो गया FP फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब हुआ SP सेकेंड पर्सन, 3 मतलब हुआ TP थर्ड पर्सन। अब देखिए S मतलब क्या हुआ सर? S मतलब हुआ सब्जेक्ट, यानी यहाँ विषय नहीं, हम कर्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ता। क्या कहेंगे? कर्ता यानी सब्जेक्ट। O मतलब क्या हुआ सर? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म। और N मतलब नाचना नहीं, नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। S मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। O मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। N मतलब क्या हो गया? नो चेंज हो गया, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं। जो थर्ड पर्सन होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेकेंड पर्सन होगा उसमें परिवर्तन होगा, यानी सेकेंड पर्सन बदलेगा। किसके अनुसार बदलेगा? सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यानी ये 2 जो है आपको, 2 मतलब क्या दर्शा रहा है? सेकेंड पर्सन। ये किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और जो ये S है यानी सब्जेक्ट, कर्ता, ये फर्स्ट पर्सन FP के अनुसार बदलेगा। सेकेंड पर्सन SP जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। FP सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और ये
नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। नो चेंज। इतना चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आप लोग इतना ध्यान में रख लिए तो बस हो गया। अब आप लोग दौड़ा देंगे, अब आप लोग इसे दौड़ा देंगे। तो चलिए, यहाँ से हम वीडियो आप लोग का बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले रूल के साथ, जिस रूल पे आप लोग को नरेशन चुटकियों में समझ में आ जाएगा। सो प्लीज, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका सारा नोट्स मिल जाएगा। सर, टेलीग्राम आप जो है इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से उस पर सर्च करेंगे सिक्के सर बाय PDF ग्रुप, और इस पर आप लोग को टेलीग्राम मिल जाएगा। 1 रुपया भी आप लोग को नहीं इसमें लगेगा, बिल्कुल मुफ्त में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। और कहीं ना कहीं जो हमारा बिहार कभी शिक्षा का केंद्र माना जाता था, वो बिहार पुनः हमारा शिक्षा का केंद्र माना जाएगा। कोने कोने से हम मिलकर प्रयास करें और आगे बढ़ें। आप लोग का प्यार आशीर्वाद रहे। चलिए, जय हिंद। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसे ध्यान से याद करेंगे, समझेंगे। प्ले लिस्ट में आप लोग वीडियो में जाके देखेंगे, वहाँ हमने हिंदी का भी बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह बता रखे हैं। आप लोग उन्हें भी देखेंगे, समझेंगे और अपना प्यार उस पर देंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।